स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री क्लास 11 के सेकंड चैप्टर से लिए गए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ साथ इसका स्टडी करें और अपना कलम कॉपी लेके बैठें। और एक बात ये कि अपना फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देते रहें, इससे हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको समय पर ये मटेरियल मिलता रहे। और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड सेल। थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे? यहाँ पर हमने दे दिया है आपके क्लू पॉइंट के लिए कि n का वैल्यू 3 है। थर्ड सेल के लिए n का वैल्यू 3 है। आपके ऑप्शन है 2, 4, 9, 3। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई n स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट का हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। द आंसर विल बी सी। ठीक है, लेकिन हम लोग चलें कि इसका थोड़ा इसके डिटेल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। आइए देखते हैं। यहाँ हमने दिया है ऑर्बिट को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के क्रम में ऑर्बिट को हमने लिखा है। ठीक है, ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट, एल हुआ सेकेंड ऑर्बिट, एम हुआ थर्ड ऑर्बिट जिसके बारे में यहाँ पूछा गया है, एंड एन इज फोर्थ ऑर्बिट। यहाँ आप देखें कि इसमें जो पॉसिबल सब ऑर्बिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4 पॉसिबल सब ऑर्बिट्स, जिनको एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में यहाँ सजाया गया है। सबसे कम एनर्जी होती है एस की, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की और उसके बाद एफ की। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने होंगे? जितना ऑर्बिट नंबर होता है, इसका ऑर्बिट नंबर है 1, तो इसमें सब ऑर्बिट की संख्या भी होगी 1। दैट मीन्स ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन दैट ऑर्बिट। जितना ऑर्बिट नंबर होता है उसमें सब ऑर्बिट उतने ही होते हैं। इस तरह से सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट की संख्या 2 होगी, और थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या 3, जबकि फोर्थ ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या 4 होगी। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, सबसे कम एनर्जी ऑर्बिट का और सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है के। ठीक है, आपके पास सब ऑर्बिट 4 हैं, उसमें सबसे कम एनर्जी वाला सब ऑर्बिट होता है एस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इकलौता सब ऑर्बिट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1s से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1s से। जबकि सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर हो गया 2। इसका मतलब कि इसमें सब ऑर्बिट कितने होंगे? सब ऑर्बिट होंगे 2, क्योंकि ऑर्बिट नंबर सब ऑर्बिट की संख्या के बराबर होता है। जितना ऑर्बिट नंबर होगा उसमें उतने ही सब ऑर्बिट होंगे। और ये चूंकि सेकेंड सब ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट का है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होंगे। उस 2 सब ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s और 2p से, 2s और 2p से। जबकि थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या होगी 3, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3s, 3p और 3d से, 3s, 3p और 3d से। इसमें एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डी सब ऑर्बिट कहाँ से शुरू होता है, किस ऑर्बिट से शुरू होता है? तो आपका आंसर होगा कि डी सब ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट से
थर्ड ऑर्बिट से शुरू होता है। इसी तरह देखें, फोर्थ ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिट नंबर है 4। जितना ऑर्बिट नंबर उस ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या उतनी ही होगी। और फोर्थ ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4s, 4p, 4d और 4f से। 4s, 4p, 4d और 4f से। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करते हैं n स्क्वायर से, जहां पर n इज इक्वल टू है ऑर्बिट नंबर। n इज इक्वल टू है ऑर्बिट नंबर, ठीक है। ऑर्बिट नंबर को n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करो बच्चों तो आ जाएगा 4, ठीक है। मीन्स ऑर्बिटल्स सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4 ऑर्बिटल्स होंगे। वो 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन होंगे? 2s के एक ऑर्बिटल होंगे और 2p के 3 ऑर्बिटल होंगे। 2p में आप जानते हो 2px, 2py, 2pz होता है, ठीक है। जबकि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ऑर्बिटल होता है, दैट इज 1s। समझे? अब थर्ड ऑर्बिट में देखिए सब ऑर्बिट 3 होंगे। यहां ऑर्बिट नंबर है आपका 3, ठीक है। तो n का वैल्यू हो गया 3, इसलिए n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 का स्क्वायर मीन्स 9। यही सवाल आपको नीचे पूछा गया था। और फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये कौन कौन ऑर्बिटल होंगे? देखिए थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन ऑर्बिटल होंगे? 3s में s, 3s का एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल आपको कितना आ गया बच्चों? देखिए यहां s का 1, p का 3, d का 5, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। यहां s में देखें तो 1, क्योंकि 1s ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, वो 1s होता है। यहाँ मैंने समझने के लिए हमने फिर से इसको रिपीट कर दिया है। यहाँ ये है ऑर्बिट नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट ऑर्बिट में आप देखिए एक ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल, कौन कौन? 2s और 2p के 3 और 2s के 1। जबकि थर्ड ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने हुए? 9। कौन कौन? 3s का 1 ऑर्बिटल, 3p का 3 ऑर्बिटल और 3d का 5 ऑर्बिटल। टोटल बच्चों आप ऐड करो तो आपको 9 मिलेगा। जबकि फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। कौन कौन? 4s का 1, 4p का 3, 4d का 5 और 4f का 7। आप जानते हो 4f 7 टाइप्स का होता है। टोटल आप जोड़े 7 5 12 3 15 1 16, 16 ऑर्बिटल्स। बात समझे? यहां देखिए बिल्कुल क्लियर वे में लिखे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए? 1। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4। थर्ड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुए 9 एंड फोर्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुए 16। इससे आप ढेर सारे MCQs
और शॉर्ट टाइप का सवाल का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप अपने एक बार, दो बार, तीन बार पॉज करके लिख के जिस तरह से हो इस फ्लोशीट को जरूर बढ़िया से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट आइसोटोप्स। यहाँ नीचे आपको सवाल में कुछ पेयर्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स के, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन आइसोटोप नहीं है। तो बच्चों आप जानते हो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर एटम, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट रहेगा, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो वो आइसोटोप होगा। लेकिन आपको यहां क्या देखना है, विच आर नॉट आइसोटोप्स। तो इसका क्लू पॉइंट क्या रहेगा, आप देखो कि इनमें से किस पेयर के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। तो यहां देखिए ए में, देखिए ए में सेम है 6, बी में सेम है 17, सी में देखें 6 और 7, ठीक है। जबकि डी में 4, एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 5। यहां बताते चलें कि ऊपर जो लिखा जाता है वो मास नंबर होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखें सी और डी ऑप्शन में आपके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, जबकि मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम है, देखिए दोनों के मास नंबर यहाँ 14 है, जबकि डी में दोनों के मास नंबर यहाँ 8 हैं। ठीक है, ये हुआ मास नंबर। ए क्या है बच्चों, ए देखिए सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर जेड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो वैसे दो डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हों लेकिन मास नंबर सेम हो, यहां देखिए इसका भी जो मास नंबर है वो सेम है। ठीक है, इसलिए यहां जो आइसोटोप नहीं होगा वो कौन कौन आइसोटोप नहीं होगा, ऑप्शन सी एंड डी, ये दोनों आइसोटोप्स नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको ई, करेक्ट ऑप्शन होगा ई। अब ये सवाल आता है कि मान लीजिए ये आइसोटोप्स होंगे नहीं होंगे तो और क्या होंगे भाई, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप लोग ले लो। यहां देखिए, यहां हमने दिखाया है कि ये है कार्बन एलिमेंट कार्बन मीन्स एटम है। ये एटम 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहां देख रहे हैं तीनों का जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, मास नंबर है यहां पर डिफरेंट है, देखिए बच्चों। ठीक है, मास नंबर ए ऊपर दिया गया है, इट इज मास नंबर। ठीक है, जबकि नीचे है एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो एक ही एलिमेंट के 3 डिफरेंट एटम्स हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि एटम एक ही है, एलिमेंट एक ही है, इसलिए एटॉमिक नंबर इसका सेम है। ठीक है, तो वैसे देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन है, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर Z = P = E, मीन्स किसी न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है न्यूट्रल एटम के लिए। तो सबों में, तीनों कार्बन में एटॉमिक नंबर यहां देखिए बच्चों सेम होगा, जबकि मास नंबर दिस इज मास नंबर हो गया पहले का 12, सेकंड का 13
और तीसरे का 14। तो आप क्लियर देख रहे हो कि ये तीनों में मास नंबर डिफरेंट है, जबकि इससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे? यहाँ मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे, ये लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ, जिसके आधार पर हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या। यहाँ देखिए 6, 7 और 8। इसका मतलब कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ये एक अलग से आपका एमसीक्यू बनता है कि आइसोटोप्स में कौन किसकी संख्या डिफरेंट होती है, तो दैट इज न्यूट्रॉन्स। समझे? ये हुए आइसोटोप्स। तो यहां जो दिया गया है, ये दोनों दिया गया है, इसका आंसर आपको मिल गया। ए और बी क्या है बच्चों? ए और बी आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब देखें, यहां जो हमने देखा ये क्या है, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं लेकिन मास नंबर सेम है। ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है। अब आइसोबार्स क्या होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है, उनको हम बोलते हैं बच्चों आइसोबार्स। उनको बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहां देखिए हमने एटम्स लिया है, यहां पर एटम्स कौन सा लिया है? एटम्स लिया है कार्बन और नाइट्रोजन का। इन कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों के मास नंबर देखिए यहां पर सेम हैं, 14 मास नंबर इनके सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर नीचे जो दिया गया है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर देखिए डिफरेंट हैं, कार्बन का 6 जबकि नाइट्रोजन का 7 है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर बच्चों डिफरेंट है, 6 और 7, जबकि मास नंबर सेम है 14। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, इनमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुआ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइसोबार्स में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ स्पीसीज कॉन्टेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें आप देखो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, किस किस में होंगे? सोडियम Na+, सोडियम का होता है 11 + 1 है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। जबकि मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, इसका मतलब कि एक तो स्पीसीज हुआ ए स्पीसीज हुआ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। दूसरा देखिए एल्यूमिनियम 13, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, 3+ इसके ऊपर है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी 10। ऑक्सीजन 8, -1 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसके कारण इसके ऊपर -1 है। गेन करने से इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 9। समझ में आ रही है बात? जबकि यहां देखिए सी में Na+ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10। O2- 8 में 2- का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों?
10। इसका मतलब कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। एक C, यहां देख लें, ये थोड़ा गंदा हो गया, एक हो जाएगा C इलेक्ट्रॉन की संख्या Na+ और O2- में 10 हुए, तो एक हो गया C और एक हो गया A। D के बारे में देखें, N के ऊपर 3-, इसका मतलब नाइट्रोजन का साथ 3- मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो 7 और 3 10। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 10। जबकि Cl-, ये तो क्लोरीन है, 17 में एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि 10 और 9 है। इसका मतलब सही ऑप्शन होगा आपको ए और सी। सही ऑप्शन होगा ए एंड सी, ए एंड सी। समझ रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि आप लोग पूरी तरह बात समझ रहे होंगे, और अपने अगर समझ रहे हो तो निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में डाल के देना। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर हम आपकी बातों को अच्छी तरह समझ गए, बड़ी खुशी होगी हमको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड का मतलब कि v सेम है, सेम है या आप कर सकते हो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। इसको आप कैसे देखोगे? ये आपको बनेगा डी ब्रॉगली इक्वेशन के आधार पर, जो कोरिलेट करता है, संबंध दिखाता है किसमें वेवलेंथ का मास और वेलोसिटी के साथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। यहां देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल सा सवाल है। यहां पर h क्या है आपका? h है, h भी कांस्टेंट, जिसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, h भी कांस्टेंट है, और v सेम स्पीड दिया गया है। इसका मतलब कि v भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, एकदम जीरो लेवल से बताता हूं आपको। यहां पर है इक्वल टू, और ये दोनों कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि लेम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। लेम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। इसका मतलब यहां क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? जिसका मास सबसे अधिक होगा, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। समझे? अब देखिए इन चारों में आप देखो कि किसका मास, जिसका मास अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, 28 ग्राम। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम मास होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अल्फा पार्टिकल का मास आपको मालूम है कितना होता है? 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो इससे बिल्कुल क्लियर है बच्चों कि सबसे अधिक मास है यहां अल्फा पार्टिकल का। इसलिए सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। समझ रहे हैं बात?
ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि इस चीज़ को फिर से समझा दीजिए, या एक दो बार आप पढ़ इसको बार बार एक दो बार रिपीट करके आप देखो, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम could be explained correctly by Thomson's model of atom। नीचे आपको प्रॉपर्टीज दिया गया है जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा माने करेक्टली एक्सप्लेन्ड हो जाता है। कौन? ये तो बिल्कुल सिंपल है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल केवल एटम के न्यूट्रलिटी को ही एक्सप्लेन कर सका, बाद बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन नहीं सही है। फर्स्ट देखें, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही बात है, इलेक्ट्रॉन होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट सही, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट ऑप्शन होगा आपको बी, क्योंकि एटम का कंस्टिट्यूएंट, बेसिक कंस्टिट्यूएंट एटम का इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड रेज को बनाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही कैथोड रेज कहते हैं। इसलिए सही आंसर होगा कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये कभी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है जबकि न्यूट्रॉन का डेफिनिट मास होता है, ठीक है। अभी आपको बताया न्यूट्रॉन का मास, ऊपर में बताया हमने। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? आप अपने ट्राई कीजिए किसका होगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखिए क्रोमियम हो गया आपको 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन को घटा दो तो क्या हो जाएगा? यहां एक हम बता देते हैं, क्या हो जाएगा क्रोमियम का? आर्गन, ठीक है। उसके बाद होता है 3d4s, 3d प्लस है, इसका मतलब कि 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाला। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्रोमियम में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 निकला 4s से और 3d में 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इट इज 4। तो क्रोमियम का मतलब क्या हुआ? क्रोमियम का मतलब हुआ 18, ठीक है। और ये हो गया आपको 3d4, 18 4 22। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये हो गया आपको आर्गन, 18 के बदले आर्गन लिख रहे हैं। और 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। बाद बाकी इसमें आयरन 26 होता है। 26 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 3d6, लेकिन +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकला तो +2 हुआ। 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो d6 न्यूट्रल एटम में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये हुआ d5, 3d5, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट ये देखें, आयरन का अभी हम लोग देखे हैं कितना हुआ है, 3d5 4s2। Mn2 प्लस का देख लेते हैं, मैंगनीज का क्या होता है? 25। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आर्गन कोर, ठीक है।
2 प्लस है, इसका मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4s में 0 और 3d में 5, क्योंकि यहाँ 25 है। तो ये हो गया, देखिए ऐसे आप देखो कि 18 आर्गन का मतलब आर्गन का मतलब हुआ 18, ठीक है, आर्गन का मतलब 18 और 5, डी में 5 इलेक्ट्रॉन 18 5 23 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन 25 में से यहाँ 2 प्लस का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसका मतलब कि सबसे पहले 4s का इलेक्ट्रॉन निकलता है, आप जानते हो, ठीक है, 4s का इलेक्ट्रॉन निकला है तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ देखिए आयरन में भी आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बी, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें भी निकाल सकते हो, यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या होगा, आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन का देखिए, आयरन का ये हो गया आर्गन कोर 3d5 हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं और 4s0, जबकि कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट का होता है 28 में ये हो रहा आपका आर्गन कोर 3d8 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और d से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो d में 8 होता है, यहाँ हो जाएगा 7। देखिए दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, यहाँ 3d5 है, यहाँ 3d7 है, ठीक है। स्कैंडियम 21 होता है जबकि क्रोमियम 24 होता है, दोनों के समान होने का कोई सवाल ही नहीं है, आप बना के देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। Which of the following is responsible for rule out the existence of definite path or trajectories of electrons? इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सा वो निम्नलिखित में से कौन सा रूल है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनिट पाथ पर मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिगार्डिंग क्वांटम नंबर है। हीजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम मींस वेलोसिटी एक साथ सही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हुंस रूल के बारे में आप जानते हो, हुंस रूल क्या है, पेयरिंग के रिगार्डिंग है। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन सबों के बारे में हमने छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है, उसको देख लो आप। हुंस रूल क्या है, हुंस रूल ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स में किसी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में, दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब ऑर्बिट does not take place until each orbital is singly occupied। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि किसी सब ऑर्बिट में जो भी ऑर्बिटल हैं उनमें जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले एक एक करके इंटर करेंगे। जब पूरा का पूरा ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद उसका पेयरिंग होगा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 3d6 को, 3d6 का यहाँ एग्जाम्पल लिया है, 3d6 का एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स में से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले 5 ऑर्बिटल में इंटर करेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद लास्ट जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग करना शुरू होगा, दैट इज द करेक्ट मोड ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इनकरेक्ट में दिया गया है कि यहाँ पर आप
आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 को पहले पेयरिंग करा दिया गया है, ठीक है, और 2 अनपेयर्ड है, जो कि गलत तरीका है। ये गलत तरीका है। यहां पर 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन पूरे पेयरिंग करा दिए गए हैं, ये भी गलत तरीका है। इट इज होम्स रूल, ठीक है। चलिए, हीजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम, मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी डिफर कर सकता है। एग्जैक्ट मोमेंटम मीन्स एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना फॉर ए सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम को कैलकुलेट करना एक साथ असंभव है, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और p इज द मोमेंटम, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज मास इज कांस्टेंट। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? डेल्टा एक्स, ठीक है, और डेल्टा पी के बदले हमने क्या पुट किया है? मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। देखिए, डेल्टा पी का मान हमने यहां पर लिख रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन h बट्टा 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, जहां डेल्टा x इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हैं, उनकी माने एग्जैक्ट स्थान कहाँ है, इसके अनिश्चितता को रिप्रेजेंट करता है। और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर्स के वैल्यू सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है हीलियम एटम को, हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को देखिए अपोजिट स्पिन के साथ यहां हमने दिखाया है, दोनों इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का वैल्यू यहां दिखाया गया है। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा 1। एल का वैल्यू एस सब ऑर्बिट में है तो एल का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। जब L इज इक्वल टू 0 तो M विल मस्ट बी 0, समझे, और कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये तीनों वैल्यू देखिए यहां पर सेम हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है जो कि डिफरेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू यहां पर डिफरेंट है, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, वेरीफाई करता है, प्रूफ करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम नंबर्स के वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो यहां आप क्लियरली देख रहे हो कि ऊपर वाले 3 वैल्यू सेम हैं, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू देखिए बच्चों यहां पर डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑब्बा प्रिंसिपल, वेरी सिंपल, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। ऑन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। यहां पर एक हमने फ्लोशीट बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिलिंग
ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाया गया है, और बाद बाकी यहाँ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल 1s है। ठीक है, तो इसी क्रम में ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल्डअप होते हैं, जिसके फिल्डअप होने का सीरीज हमने यहाँ लिख दिया है आपके सामने। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। ठीक है, पहले 1s, तब 2s, तब 2p, 3s, 3p, और ये जो रेड आपको दिखाया गया है यहाँ आप ध्यान देना कि 3p के बाद 3d ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन एनर्जी डिफरेंस के कारण पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 3p के बाद 4s में। ठीक है, चलिए, इट इज ऑब्बो प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9, निकल कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ni2+ आयन। निकल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Ni2+ आयन बनाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। आपको एटॉमिक नंबर यहां पर दिया गया है। फ्रॉम विच ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल से निकल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा निकल। बिल्कुल क्लियर है, 4s वो ऑर्बिटल होता है, अभी हमने ऊपर बताया है। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ ऑन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे जो दिए गए हैं वो उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाए तो वो विचलन नहीं दिखाएंगे। कौन नहीं दिखाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, निश्चित रूप से विचलित होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराएंगे। इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निश्चित रूप से विचलित होगा, डिफ्लेक्टेड होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड रेज, यहाँ ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कही जा रही है। ठीक है, दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये सभी डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल है, तो न्यूट्रल पार्टिकल होने के नाते जब न्यूट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएंगे तो इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, सही आंसर होगा आपको डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एन एटम हैविंग मास नंबर 13, मास नंबर एटम का 13 है। 13 का मतलब कि A आपको दिया गया है, A इज इक्वल टू जेड प्लस पी इज इक्वल टू 13। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ P का वैल्यू आप निकाल लो ना। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस जेड। A का वैल्यू आपको दिया गया है 13, Z का वैल्यू क्या होता है? एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या वैल्यू दिया? ओ न्यूट्रॉन्स आपको दिया गया है, सॉरी। यहाँ देखिए आप, वेरी सिंपल, Z प्लस पी, A इज इक्वल टू, ओ सॉरी, यहाँ पर N प्लस पी, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस पी। A का वैल्यू कितना दिया गया है? 13। P का वैल्यू, N का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, N का वैल्यू दिया गया है 7, तो N का वैल्यू यहाँ पर डाल दें 7। N का वैल्यू 7 यहाँ डाल दें। A का वैल्यू दिया गया है, A का वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें? A का वैल्यू यहाँ पर रख दें 13 माइनस P। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 13 माइनस
7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो 13 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। समझ रहे हैं बात? देखिए फिर से आप लोग देख लो, ए इज इक्वल टू यहाँ दिया गया है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, और पी इज इक्वल टू होता है जेड। समझे? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर आपको n दिया गया है, a दिया गया है, तो p का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। n इज इक्वल टू है आपको n इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने 7 पुट कर दिया, यहाँ पर 13 पुट कर दिया। p कैसे निकलेगा? 13 में से 7 को माइनस कर दो, 13 में से 7 गया 6। चलिए नेक्स्ट। Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha scattering experiment? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नीचे दिए गए जो कॉन्क्लूजन है, जो बातें हैं, वो सही नहीं दिखती हैं, वो कौन सी हैं? नंबर 1 है मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी होता है। वेरी गुड, ये रदरफोर्ड ने कहा था। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15। ये भी कहा गया था। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस। ये रदरफोर्ड साहब का कॉन्क्लूजन नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी। यही नहीं कहा था, ठीक है, जबकि ये उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये रदरफोर्ड साहब ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कॉन्क्लूजन नहीं दिया गया था, वो है पॉइंट नंबर सी। ध्यान दें, ये कॉन्क्लूजन नहीं दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, बाद बाकी रदरफोर्ड ने दिया था। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन बहुत सोचने वाली, सोच के इसको देखना है। ठीक है, पहला है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2। यहाँ आप ट्रेस आउट कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 4s2 में तो पहले इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया। ठीक है, उसके बाद 3d8 में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी स्टेबिलिटी से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का हो सकता है। और आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट का। समझे? बी में देखें, यहां है 3d9 एंड 4s2। यहां पर स्टेबिलिटी फैक्टर काम करेगा। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। इसके बदले क्या होना चाहिए? इसके बदले होना चाहिए ये 3d10 4s1। ठीक है, तो ये गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? तो उसका आंसर होगा कि बी ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है किसी एटम के ग्राउंड स्टेट को। समझे? सी रिप्रेजेंट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का, जबकि डी 3d5 4s1 इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है,
चलिए तो बच्चा लोग आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ हम समझते हैं कि सीखे हो। इसको ज़रूर एक बार दो बार रिवाइज करके देखो। और इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और इस चैनल पर बने रहें। इस तरह की ढेर सारी बातें आपको समय समय पर मैं चाहूँगा कि रोज़ आपको मिलती रहे। ओके, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।